नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है ये घटना चक्र का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत की। और आधुनिक भारत की ये तीसरी सीरीज होगी। इसमें हम बीपीएससी में प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को व्याख्या सहित और कहीं कहीं ट्रिकी रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर यहां से क्वेश्चन निकल के आए तो आपका गलत ना हो। इसके साथ साथ में दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से तैयारी करवाई जाती है, जहां प्रीलिम्स हो या मेंस हो दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, जिससे कि आपको इंटरव्यू से बाहर ना निकलना पड़े। डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की परवाह करती है। अगर आप इस संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है 9015148776। एक बार फिर से नंबर 9015148776 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास में ऑप्शन जो है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेवंड चार्ली एंड्रयूज। यही इनके करीबी अंग्रेजी मित्र थे। चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधान अध्यापक थे, प्राध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी इनके घनिष्ठ मित्र थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ ये रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतरता चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। गांधी जी ने ही एंड्रयूज 1925 से 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1925 से 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ लंदन गए। वे गांधी जी के एक सहयोगी के रूप में भी लंदन गए थे। तो ध्यान रखिएगा, रेवंड चार्ली एंड्रयूज जो गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। जो गरीब है उसमें भी सबसे गरीब की सहायता करना, यानी कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। और इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अंत्योदय योजना सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया था और इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर ही अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औद्योगिक कर्मी ने इसमें हिस्सा लिया था। चंपारण की सफलता के बाद, जैसे ही चंपारण 1917 में सफलता गांधी जी को लगती है, उसके बाद अगला प्रयोग जो है सीधे 1918 में अहमदाबाद के एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिकों और मजदूरों के बीच जो बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद थे उसका हस्तक्षेप करना था। यह विवाद जो था ये प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप जो है खत्म करने के लिए मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन की लागत, मुनाफा, मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च की गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस जो है मिलना ही चाहिए। मिल मालिकों के द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात को मान भी ली अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा 208 नंबर का
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेठ जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से एक थे। जमनालाल बजाज वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे और जेल भी इनके साथ गए थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग करके 1921 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया था। ब्रिटिश सरकार जो है जमनालाल बजाज को जो है राय बहादुर की पदवी दिया था। उस समय यह पदवी एक बहुत बड़ा सम्मानीय पदवी था। उसको त्याग करके जब असहयोग आंदोलन 1921 में जो है उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद जो है यह असफल हो गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट जो है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। बिहार में चंपारण है वहां। नेक्स्ट जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा तिनकठिया। अब यहीं पे आपको बता दें कि देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्वेश्चन नया कहां से बनाएगा, कहां से निकाल पाएगा? तो क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। बस आपको क्या है ना, जो बात आप सुन रहे हैं ना, बस कंटिन्यू कोई कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो घबराइए नहीं और बोर फीलिंग मत होने दीजिए दिमाग को, कि ये तो आपके लिए अच्छा पॉजिटिव है ना कि बार बार जो क्वेश्चन आ रहा रिपीट हो रहा, अब आपके माइंड के अंदर जो है विदाउट कंफ्यूजन स्टोर होगा। अब यहां पे जो है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह जो किससे जुड़ा होता? तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति का मतलब होता है कि एक बीघा में 20 कट्ठे होते हैं और 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे पर जो है किसानों की नील की खेती करना अनिवार्य है। जबकि ये खेती अगर नील की होती थी तो इससे बेनिफिट जो है ना तो किसानों की होती थी और साथ साथ में जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी छीन होना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से वहां के किसान जो है आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गांधी जी का चंपारण 1917 में तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसान के एक अनुबंध करा लिया था। किसान से एक अनुबंध कर लिया, कोलिब्रेशन करवा लिया था, जिसके तहत किसान को अपनी जमीन की 3/20 हिस्से नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 का मतलब समझ में आ गया ना? एक बीघा में 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठे पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। तो इसे ही कहा गया था तिनकठिया पद्धति। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अनुग्रह नारायण सम्मिलित थे, जेबी कृपलानी सम्मिलित थे, राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसमें सम्मिलित नहीं थे। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने साथ दिया था। जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन में नहीं बल्कि कांग्रेस के समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद जी। स्वामी सहजानंद जी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे। 1936 में जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा। पहले नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस और आगे चल के अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्रा के किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र भी चला और जिसका अध्यक्षता जो है NG रंगा ने किया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा सन 1920 को। MN जोशी, जोसेफ बेप्टिस्टा, लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या कहिए तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को होती है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा, अभी जस्ट ऊपर ही बताऊं, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। तो इसका सही आंसर होगा MN रॉय। MN रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी के बेल्शिविकों के द्वारा की गई थी। MN रॉय
लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय हुए। तो ध्यान रखिएगा, एम एन रॉय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हुए थे। रोलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका ऑप्शन आप देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सीमित करना। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको रोलेट एक्ट ने एक तरीके से सीमित कर दिया था। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद पास हुआ और विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल के में बंद कर सकती थी और इस कानून के द्वारा व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। जब जिस पे जैसा शक लगे, जिस तरीके से सरे, ना कोई कार्रवाई ना कोई सुनवाई, डायरेक्ट आपको सीधे जेल की सजा मिलेगी। रोलेट एक्ट यही था 1919 का, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में निहत्था भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलाकर हजारों लोगों की नृशंस हत्या करवा देता है। और वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास के संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग त्रासदी से। यह अभी जस्ट ही बताया हूं। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ जो थी, क्राउडेड का दमन हुआ था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर निम्न में से किसने मार डाला था जनरल डायर को? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह ने। ये कफन खा बांध के अपने ऊपर कसम खा लिया था कि किसी भी हालत में हो, जमीन हो, आकाश हो, पाताल हो, जहां भी हो, देश में हो, विदेश में हो, भारत में हो या भारत से बाहर हो, किसी भी हालत में जनरल डायर को मारना है। और उन्हें अंतिम दम तक जनरल डायर को आखिरकार 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए निर्दोष व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश देने वाले निशंग कप्तान जनरल डायर की लंदन में जाकर हत्या कर ही दी थी और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामला को स्वयं से पृथक कर लिया, अलग कर लेते हैं। किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम की एकजुट करने का यह सबसे स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों तक ऐसा संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर यही वो वक्त है खिलाफत आंदोलन में जहां पे हिंदू और मुस्लिम को एक साथ कर लिया जाए। दोस्तों एक बात बता दूं, खिलाफत आंदोलन का ये या फिर असहयोग आंदोलन का ये दोनों इक्वल ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद में। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में एक सलाह को स्वीकार किया इलाहाबाद में और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का एक तरीके से अधिकार दे दिया गया। सितंबर 1920 को कोलकाता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया जाता है। 1920 के कोलकाता अधिवेशन में जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, इसका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा थी मोपला आंदोलन। केरल प्रांत में, ध्यान रखिएगा, मोपला कहां था हुआ था आंदोलन? तो केरल में। ध्यान रखिएगा केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर था। लगान मतलब क्या? जरूरत से ज्यादा जो है उनसे इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना, जिसको लगान भी कहते थे, और साथ साथ में बेदखल करना मतलब क्या? अपने ही जमीन
जमीन से, अपने ही घर से, अपने ही प्रांत से जो है अपने आप को अलग कर देना, बेदखल कर देना को लेकर जो है मोपला विद्रोह हुआ था। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे, जब चाहते थे मनमाना लगान वसूल करते थे। खिलाफत आंदोलन ने भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारी के बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। को इस तरीके से दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए थे। मतलब क्या, जिस तरीके से वहां के जमींदार हैं वो क्या करते थे, लोगों को भूमि से बेदखल कर देते थे, जब चाहते थे, जितना चाहते थे वहां से लगान वसूलना शुरू कर देते थे। और हालत यह हो गई थी कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारी की बैठक में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ये तो अभी जस्ट ही बता दिया, चौड़ा चौड़ी कांड के वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। कहां स्थगित जो होता है असहयोग आंदोलन, वो कहां निर्णय लिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बारडोली में कांग्रेस की बैठक होती है, वहीं पे यह निर्णय लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। आंदोलन समाप्त करने में अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था, आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। इसीलिए इन्होंने असहयोग को वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं को सही क्रम में इंगित करें। अब इंगित आप कर लीजिए सही क्रम में, हम आपको आंसर बता देते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी कांग्रेस के खिलाफत को एक जुलूस निकाला जाता है। कुछ पुलिस वाले ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल देता है। कांग्रेस के खिलाफ जो है एक जुलूस निकाला जाता है 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी जगह है, गोरखपुर के पास में है। चौड़ा चौड़ी में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकाला जाता है। कुछ पुलिस वाले उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप यह होता है कि जुलूस में ही शामिल कुछ जत्थे होते हैं जो पुलिस पे हमला कर देते हैं और पुलिस ने गोलियां चलाई। फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस वाले पे हमला बोल देता है। उसके बाद भीड़ जो है इस तरीके से उत्तेजित हो जाती है गोलियां चलने के बाद कि उसी पुलिस वाले पे हमला बोल दिया जाता है और सिपाही भागकर थाने में घुस जाते हैं। तो भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर देता है और इस घटना की खबर मिलते ही गांधी ने आंदोलन को, यानी कि असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग को समाप्त हो जाता है और आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर सी हो गई थी। सरकार इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो होगा तो सही होगा। तो ध्यान रखिएगा चौड़ा चौड़ी कांड क्या था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा, 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन करना। देखिए अभी जितनी भी क्वेश्चन जा रही है सारा का सारा असहयोग आंदोलन से जा रहा है। तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिए ना कि अगर नहीं भी बुक पढ़े हैं और ये सीरीज बार बार आप देख लिए हैं तो असहयोग आंदोलन क्वेश्चन कहां से पूछेगा गांधी जी का। और इस बार गांधी जी जो है हिट लिस्ट में है, 150वीं जयंती मनाई जा चुकी है तो इसलिए इस बार चर्चा में है। तो गांधी जी से तो दबा के क्वेश्चन पूछने वाला है। और अगर इस तरीके से आप पढ़े हुए हैं तो कहीं से पूछे क्वेश्चन, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका तो सही होगा तो होगा क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आप समझे हुए हैं, विदाउट कंफ्यूजन आपके दिमाग में स्टोर है। तो जब भी निकलेगा सही तरीके से निकलेगा और जब सही तरीके से निकलेगा विदाउट कंफ्यूजन नहीं निकलेगा तो सिलेक्शन होने का चांस आपका ज्यादा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1922 में इसका सही होगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लेना। चलिए 1922 में के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत ही क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया।
ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष के राजनीति से भी असंतुष्ट थे। मतलब क्या, गांधी जी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे थे, जिस तरीके से इनकी राजनीति थी, जिस तरीके से ये अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे थे, इससे जो युवा थे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। युवा क्या होता है, एक तरीके से गर्म दल होता है, पूरे तरीके से तोड़ देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, जो करना होगा खुद से करेंगे। अब यहां पे अनशन उनशन आवरण अनशन करने से कुछ नहीं होने वाला। अंग्रेज जो है हमारी मांग मानने वाला नहीं है, अंग्रेज हमें मारने वाला है, और ऐसे कंडीशन में हम जो है अहिंसात्मक अपनाएंगे, वो हमसे होने वाला नहीं है। करो या मरो, या तो लेंगे या तो लेते चल देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे गर्म दल वाला था। तो इस तरीके से जो महात्मा गांधी अहिंसात्मक तरीके से अपने पूरे तरीके से योजनाओं का अंजाम दे रहे थे, उससे जो है युवा कहीं न कहीं क्षुब्ध थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि से कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह के अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। ये कहीं ना कहीं तुर्क से, आयरलैंड से, चीन से, मिस्र से, इन सब से जिस तरीके से देख रहे थे, वहां जिस तरीके से हिंसा बढ़ते जा रही थी और वहां के शासन से आजादी के लिए जिस तरीके से लोग अपने आप को हिंसात्मक बनाए रहे थे, तो उसी को देखते हुए यहां भी कहीं ना कहीं हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयासरत थे। और इस कारण यह काल जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट जो है स्वराज पार्टी का गठन, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान, की असफलता के बाद हुआ था। किसका? स्वराज पार्टी का गठन। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन के बाद, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है, वजह क्या होता, फिर से मैं बता दूं, चौड़ा चौड़ी का कांड गोरखपुर में घटती है घटना। इस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी को 6 साल की सजा भी सुनाई जाती है, और यहीं के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष और महासचिव थे। स्वराज पार्टी अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया और साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति जो है वचनबद्धता को दोहराया था। नेक्स्ट जो है साइमन कमिश्नर पहली बार भारत आया। साइमन कमिश्नर पहली बार भारत आया था, कब आया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1928 में। 1919 में जैसे ही एक्ट, रोलेट एक्ट पारित हुआ, उसके 10 वर्ष की उसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा था। 1919 का जिस तरीके से था, बिना सुनवाई के, बिना कार्रवाई के, बिना दलील के, बिना वकील के, डायरेक्ट जिस पे जो शक हो उठा के जेल में बंद कर दो, यही था रोलेट एक्ट 1919। ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अब जो है 10 साल के बाद ये देखने की कोशिश किया जा रहा था कि ये जो हमने रोलेट एक्ट लाया कहां तक सफल हुआ है, इसके उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है। किंतु ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित एक समिति में कुल 7 सदस्य थे इसके अंदर, और चूंकि इस सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमिश्नर कह के विरोध किया। तो ध्यान रखिएगा, इसे श्वेत कमिश्नर भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन? इसलिए कहा जाता है श्वेत कमीशन क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे सारे के सारे अंग्रेज थे, और सारे के सारे अंग्रेज क्या होते थे? उजले होते थे, इसलिए श्वेत कमीशन भी कहा गया है। तो अगर कहीं पे साइमन कमीशन रहे और श्वेत कमीशन रहे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल है, इस दिमाग में बैठा लीजिए। साइमन कमिश्नर 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। पूर्ण स्वराज की जो है क्या प्रस्ताव को पारित किया गया था। आइए इसको डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया था। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था, एक चेतावनी दिया गया था कि यह वर्ष अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या तो कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन का सामना करें, या तो नेहरू रिपोर्ट तैयार कर लें। अब आपको बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी।
बस ये मुझे कमेंट में आप बता दीजिए। मैंने बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि वाकई में लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। देखिए, जिंदगी के साथ मजाक मत कीजिए। मैं अभी भी बोलता हूं, आप कहते हैं ना कि सर बीच बीच में आप सब चीज में मोटिवेशनल डालते रहते हैं, इसीलिए डालते हैं क्योंकि ये टॉनिक का काम करता है। पढ़ते पढ़ते बोरिंग ना हो जाए या पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए, तो ये क्या करता है, एक बार अंदर जाता है तो फिर से जो है फुल चार्ज कर देता है। जैसे बैटरी कंटिन्यू मोबाइल यूज करते करते बैटरी डिस्चार्ज होता है तो चार्ज में लगाते हैं ना, वैसे ही आपका सिस्टम में मोटिवेशनल काम करता है। और कभी भी मजाक मत कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन 1-2 नंबर से लोगों का रुकता है और ज्यादा का फासला नहीं होता। जो थोड़ा सा भी सिंसियर होता है उसका 5 नंबर से रुकता है। और अगर जिस तरीके से हम लोग सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में जुड़ के अच्छे तरीके से आप मेहनत कीजिएगा तो यकीन मानिए मेरा, ऐसा रिजल्ट आएगा ना कि आंखें भर आएगी, लगेगा कि हाँ हमने भी कुछ किया, हमें भी मेंस लिखने का मौका मिला। और ये बहुत गर्व की बात होती है मेंस लिखना, सच्ची बताता हूं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी है। अगर ये प्रॉब्लम निकल गए तो आगे का तो प्रॉब्लम बच्चों का खेल है जी। चलिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी थी। अब यहां पे बात कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया था, या तो नेहरू रिपोर्ट तुम मान लो अंग्रेज, अगर नहीं माने तो कांग्रेस के द्वारा जो प्रारंभ किया जा रहा आंदोलन है उसका सामना करने के लिए तैयारी कर लो। और निर्धारित समय सीमा में सरकार के द्वारा कोई निश्चित उत्तर ना मिलने की स्थिति में, कोई उत्तर नहीं मिला अंग्रेजों की तरफ से कि नेहरू रिपोर्ट भी मान रहे हैं या आपका आंदोलन जो होने वाला उसका सामना करेंगे, किसी भी तरीके का कोई रिपोर्ट नहीं। जैसे लग रहा था कान है ही नहीं, है सुनाई नहीं पड़ा, समझ ही नहीं पड़ी, आंख से दिखाई ना पड़ा हो। उसके बाद निर्धारित समय सीमा के बाद सरकार कोई निश्चित उत्तर जब नहीं मिलता है तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक लाहौर का अधिवेशन होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित कर दिया। उसके बाद इसी टाइम में पूर्ण स्वराज चाहिए तो चाहिए, कौन से अधिवेशन में मांग की गई थी, तो याद रखना होगा कि लाहौर के अधिवेशन में मांग की गई थी। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार आप पढ़ते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं रहता और वहां गलत करके चले आते हैं और बाद में जब बाहर निकलते एग्जामिनेशन हॉल से तो अपने आंसू को बेगाना कर देते हैं रो के कि यार ये कैसे गलती हो गया। तो अगर बचना चाहते हैं, अपने आंसू को बचाना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को सियोर करना चाहते हैं, तो आपको ये सीरीज से जुड़ना ही पड़ेगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं धरती पे, जहां जाना है पढ़ लीजिए, बुक खरीद लीजिए, क्वेश्चन मार लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फर्क यही सीजन, यही सीरीज और यही आवाज, यही अंदाज और यही स्टाइल से आपका फर्क पड़ने वाला। बाकी आपकी इच्छा जी। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में घंटा बजता है, 1929 में मध्य रात्रि में जैसे ही घंटा बजता है, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा देते हैं। उसी टाइम में लाहौर में ही भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया जाता है और कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता के रूप में मनाना शुरू हो जाता है। 1947 तक जब देश आजाद नहीं था तो 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जैसे ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं, जैसे ही 1947 से आजाद हो गया उसके बाद गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। इसी दिन संविधान को पारित कर दिया गया था और 1947 को 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था तो उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी को क्यों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है लाहौर अधिवेशन में जो है झंडा फहराया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी को यहां पे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दांडी यात्रा की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हो जाता है। इसमें साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच कर देते हैं, चल देते हैं। 24 दिन लंबी यात्रा के बाद उन्हें 6 अप्रैल 1930 को दांडी के संकेतक रूप में नमक कानून भंग किया और नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। जैसे ही नमक कानून टूटा और यहीं से शुरू हो जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन, और सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैलता है। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेगौड आश्रम में और तिरुचिरापल्ली में वेदांत रान के नमक यात्रा की। अब यहां पे देखिए, यहां पे हो क्या रहा, यहां पे जैसे नमक सत्याग्रह समाप्त होता है, यहां पे नमक सत्याग्रह के लिए पूरे तरीके से कानून को तोड़ा जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा दांडी यात्रा, क्योंकि इस बार भी 65th में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
65 में भी जाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखिए ताकि गलत ना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका सही आंसर होगा शबनम अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। 1930 में, दिसंबर 1930 में शबनम अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदार टैक्स के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो चौकीदार का टैक्स होता है उसी के विरोध में प्रदर्शन शुरू होता है। प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। मतलब क्या है, यहीं पे 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। और अगले महीने ही बेगूसराय यानी कि मुंगेर जिला, उस समय मुंगेर जिला था, अब तो बेगूसराय खुद ही जिला बन गया है, स्वाधीनता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ ने भारी संख्या में ग्रामीण वासियों को आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी एक गड्ढे में खदेड़ दिया गया। उपमंडल अधिकारी को जो है गड्ढा था उसमें खदेड़ दिया गया और 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद में वे विसर्जित हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शबनम अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। इसका सही आंसर होगा रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। जैसे ही शबनम अवज्ञा आंदोलन जो है असफल होता है, उसके बाद गांधी जी जो है रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महत्व देना शुरू कर देते हैं। शबनम अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान को लगाने के लिए सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का निश्चय किया और सितंबर 1932 को गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। कहने का मतलब कि शबनम अवज्ञा आंदोलन की असफलता जब हो जाती है उसके बाद गांधी जी सीधे रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व देना शुरू कर देते हैं और यहीं पे पूरा समय जो है हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति को स्वयं को हटाने का निश्चय। इसके बाद अब जो है सक्रिय राजनीति से महात्मा गांधी अपने आप को अलग करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं और 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए जो है हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की जाती है और साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की भी प्रकाशन शुरू की जाती है। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली। ध्यान रखिएगा 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। अब यहीं पे बता दूं साइमन कमीशन है या श्वेत कमीशन है, दोनों इक्वल ही नाम है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसीलिए उसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। बस याद रखने के लिए ताकि आप भूल ना जाए। राजनीतिक संगठनों के कमीशन के सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण ने 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में निवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले में प्रमुख जो थे वो थे तेज बहादुर, अस्प्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां और फजूल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो है असफल रहा। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ होता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखिएगा कब, तो 1931 को प्रारंभ होता। बस ये डेट याद रखिएगा 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित होते हैं। किसमें? तो ध्यान रखिएगा द्वितीय गोलमेज में, पहले में नहीं। और इस सम्मेलन में सांप्रदायिकता समस्याओं के विवाद पर जो है चर्चा चलती है। कारण पूरी तरीके से जो है यह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने जो है अस्वीकार कर दिया।
और अंततः सांप्रदायिक प्रतिरोध के कारण जो है सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। मतलब क्या है, एक तरीके से जो दलित के नेता थे भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब अलग से निर्वाचन मंडल की सुविधा मांग की, जिसको गांधी जी ने बोला नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और अंततः जो है सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण जो है इसको जो है पूरी तरीके से जो है समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे 1931 में? तो इसका सही आंसर होगा लंदन से। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में 7 दिसंबर 1931 को जो है प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब ये याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सिर्फ द्वितीय में ही। किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराशा बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया है मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और इसके सम्मान के साथ में समझौता बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। हाथ खाली हाथ तो लौटा, लेकिन जो हमारा मांग थी, जो हमारा विश्वास था, जो हमारा अधिकार था, जो हमारी स्वाधीनता थी, हमने उसे नीचे गिरने ना दिया, हमने उसको अटक रखा। यही वजह रहा कि हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या कहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय सम्मेलन को बहिष्कार किया था, प्रथम और तृतीय दोनों को बहिष्कार किया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई होगा। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, सिर्फ द्वितीय में, जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। गोलमेज सम्मेलन 1930-1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर तक चला और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यानी पहला और तीसरा में तो भाग लिया ही नहीं, और दूसरा में अगर भाग भी लिया तो इसके जो मतलब कांग्रेस ने आगे किया वो महात्मा गांधी को किया। 3 हुआ था गोलमेज सम्मेलन, बस इतना ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था, गांधी और इरविन समझौता। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई। मतलब क्या है, इस समझौता जो हुआ था गांधी इरविन समझौता, इसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसको स्थगित करने को तैयार हो गया। सभी आंदोलनकारी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसे रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ साथ में जो है विदेशी कपड़ों और शराब की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया गया, कि विदेशी कपड़ा और शराब की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया गया। समुद्री तटीय प्रदेश में बिना नमक कर दिए ही नमक बनाने का जो है अनुमति मिलना शुरू हो गया। जो समुद्र तट प्रदेश में थे बिना नमक कर दिए नमक बनाना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। द्वितीय गोलमेज जिसमें भाग किसने लिया था? तो महात्मा गांधी। अब तो याद हो जाएगा, अब कितना भी बुक पढ़ लीजिए याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये सीरीज पढ़ लिए तो गारंटी है आप कभी भूल नहीं पाइएगा। किसी का गलत हो ना हो, आपका नहीं होगा। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही होगा तेज बहादुर स्प्रू। नेक्स्ट आते हैं, वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द और वातावरण उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा कर देता है। महात्मा गांधी जेल से 1931 में रिहा हो जाते हैं। तेज बहादुर स्प्रू ने और एम.आर. जयकर, ध्यान रखिएगा, एम.आर. जयकर के प्रयत्न से गांधी इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ होती है। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता होता है, जिसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता के नाम से दोनों के बीच में जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो इसका सही आंसर होगा गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जो कि ऊपर में ही हमने बता दिया हूं। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड
के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा अछूतों के लिए पहली बार जो है पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमेश मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल की कुछ सीटें जो है सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों के चुनाव जो है पृथक निर्वाचन मंडलों के द्वारा किया जाना शुरू हो गया। मतलब क्या, सीट कंफर्म कर दिया गया और जिनका चुनाव जो होगा वो पृथक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जा रहा था। किसको किसको? तो मुसलमान, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को पहले ही अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता था। अब नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग, ध्यान रखिएगा, दलित वर्ग को जो है अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 71 से 147, 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड एवं प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 और जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। पहले जो थी वो 71 था, जैसे ही पूना पैक्ट लाया गया 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट है पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व देना। हाँ, अब याद रखिएगा, पूना समझौता का मतलब हुआ दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच एक समझौता होता, दोनों के बीच समझौता होता, अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता। इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीट आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम के केवल 71 सीटों की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें जो है दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही होगा कार्यकारी कमेटी 1937, कार्यकारी कमेटी जो है 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी ने 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार के काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों और साहूकार के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना था। बस इसमें यही इतना ही है जानने का। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहां पे हुई थी? तो पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कांग्रेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना में हुई थी, याद रखिएगा। 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई थी और इस समय सदस्यों में अलग बैठक हुई थी, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना औपचारिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष कब हुई थी? तो देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 1934, यहां देखिए 1934। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, याद ये रखना है। और कब हुई थी? 1934 में हुई थी, इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों, ये कैसा वीडियो लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करना ना भूलिएगा। हाँ, थोड़ा देर से मैं कमेंट इसका रिप्लाई जरूर देता हूं, लेकिन पढ़ लेता हूं सबका, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं जरूर कमेंट सारे का रिप्लाई करता हूं। तो प्लीज, हमारी मेहनत का परिणाम आपका कमेंट होता है। जब आपका कमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, हमें अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं होता है, सबसे बड़ा मतलब होता है कि आप इस सीरीज को शुरू से अंत तक जितना ज्यादा बार हो सके रिकॉल कीजिए। अब भी मैं बात बता रहा हूं, इससे मुझे डॉलर मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना गारंटी आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको चिंता अपनी सक्सेस की रखना है, मुझे क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपनापन हो है, इसीलिए मैं बता देता हूं कि आप मेरी डॉलर की चिंता मत कीजिए, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप सक्सेस कर जाइएगा उससे आपको भी बहुत कुछ होने वाला है और मुझे तो होने ही वाला है, क्योंकि हम भी तो आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा बार हो सके देखिए, समझिए, सीखिए और विदाउट कंफ्यूजन अपने माइंड के अंदर स्टोर कीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो जो है आपको पॉजिटिव देगी। तब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो कितना बड़ा काम कर गया। हमने पढ़ नहीं पाया और अगर पढ़ पाया तो खुशी तो होगी ही। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।